गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप लोगों को पिछले क्लास में केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और प्रीवियस क्लास का सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को जिसका हमें आगे जरूरी पड़ेगा रसायन में, उन सभी को रिवीजन क्लास के रूप में दिया था। आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग क्लास 10 के रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जानेंगे, पढ़ेंगे। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं केवल रसायन के प्रयोगशाला में ही नहीं होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में और हमारे शरीर के अंदर भी ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। जैसे हमारे आसपास दूध का फट जाना, दही का जमना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जैसे भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में या तो सिंगल कोई एक पदार्थ होता है अथवा एक के अलावा कोई दूसरा पदार्थ भी होता है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम के फित्ते को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो वह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमें देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं जैसे मैग्नीशियम के फित्ते को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हम जानते हैं मैग्नीशियम यदि स्वतः वह ऑक्सीजन के संपर्क में हमारे वातावरण में आता है तो वह स्वतः ही जल जाता है। अर्थात मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और जब मैग्नीशियम के फित्ते को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसमें आपको चित्र में एक मैग्नीशियम का फित्ता दिखाया गया होगा। मैग्नीशियम के फित्ता जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं मैग्नीशियम का फित्ता वो जलने लगता है, और बाद में यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस तरह से हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, और रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरह से भी लिखते हैं जैसे यहाँ पे था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे Mg+O2, ठीक। तो क्या हो जाएगा MgO। इसी को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा है और अभिक्रिया के पश्चात क्या प्राप्त हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से उन्हें लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमको जानना अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक को रिएक्टेंट भी कहते हैं। अभिकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम लोग रिएक्टेंट अभिकारक कहते हैं। वहीं पे प्रतिफल किसे कहते हैं? तो प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इसे हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारा रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में क्या रहा? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक क्या कह रहा है?
अभिकारक कह रहा वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पे हमारा Mg+O2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट इसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्लियर। अब आइए इसी में प्रतिफल क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया किया है, इसीलिए इसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण किया है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट अर्थात प्रतिफल। क्लियर। आइए इसके बाद आता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ कुछ इसमें विशेष प्रकार की गुण होती है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के अंतर्गत यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या सब है, तो गैस की उत्पत्ति। कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप इससे गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट, मतलब अवक्षेप का बनना। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसे भी हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह क्या करता है, मतलब कलर को चेंज कर देता है, रंग से एक रंग से दूसरे रंग में बदल देता है। इनका भी एग्जाम्पल जानेंगे। उसके बाद ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उस दौरान, जिस दौरान रासायनिक अभिक्रिया होते रहती है, कुछ कुछ की टेम्परेचर बढ़ जाती है अथवा कुछ में हमें टेम्परेचर, ताप या उष्मा देना पड़ता है। और इसी ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, इसके अंतर्गत हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इन दोनों को भी ताप में परिवर्तन के अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अभिकारक, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था को चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब पदार्थ की अवस्था से मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मतलब ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें परिवर्तन कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग कैंडल जलाते हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं, कैंडल जलने के फलस्वरूप कुछ कुछ कैंडल का वैक्स यानी कि मोम ताप और उष्मा के रूप में ऊपर चले जाते हैं, जबकि कुछ कुछ वैक्स मोम पिघल करके नीचे में आ जाते हैं। मोमबत्ती एक ठोस होते हैं, जब वह जलते हैं तो यह लिक्विड के रूप में, वह द्रव के रूप में नीचे फर्श पे आ जाते हैं। इनको भी हम लोग पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन में। चलिए अब हम लोग इनका रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता के अंतर्गत, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के अंतर्गत हमने 5 इनके विशेषताएं पढ़े, और इन 5 विशेषताओं के अंतर्गत पहला विशेषता आता है गैस की उत्पत्ति। आइए देखते हैं गैस की उत्पत्ति किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, देखते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है गैस की उत्पत्ति। तो जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, किस तरह से गैस की उत्पत्ति होता है, देखते हैं। देख लीजिए, जब सोडियम कार्बोनेट को हम तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 क्या होती है, मुक्त होती है। और ये एग्जाम में भी पूछे गए समीकरण है और बार बार आता है, तो इनको याद रखिएगा। जब सोडियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न होता है। इसके लिए समीकरण भी पूछेगा, आइए यहाँ समीकरण के रूप में इन्हें देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। करा दीजिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या सब प्राप्त होगा, सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा NaCl प्राप्त होगा, ठीक। उसके बाद NaCl आ गया, उसके बाद CO2 आ गया, और बच क्या जाएगा, CO2 तो बच जाएगा, हाँ यहाँ 2 दे देते हैं, 2HCl तो 2
और यहाँ पे चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बच गया क्या, H2O। अब इसको समीकरण को देख लेते हैं, Na2 2 है, Na 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 दे देंगे, Na2 2 हो गया। उसके बाद CO3 है, यानी कि CO3 है तो C1 O2 है, 3 है यहाँ, O2 2 1 3 CO3, HCl हाइड्रोजन 2 ठीक है, Cl2 समीकरण संतुलित हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट को हम अभिक्रिया कराते हैं किससे, HCl से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इस बात को ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 मुक्त होती है, CO2 मुक्त होती है। ये जो हमारा CO2 है, ये हमारा क्या होती है, मुक्त होती है। एरो बना के ऊपर दर्शा देते हैं, CO2 क्या होती है, मुक्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए अगला हमारा कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कहते हैं। अवक्षेप एक पदार्थ का ठोस है जो किसी भी विलयन से पृथक दाने के रूप में अथवा ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे समीकरण जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रीसिपिटेट का, यानी कि अवक्षेप का निर्माण होता है। आइए एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण हमें हो रहा है। यहाँ पे हमारा कह रहा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको इक्वेशन के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड के बाद क्या, सिल्वर नाइट्रेट का हो गया AgNO3। इससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, AgCl देख लेते हैं, Ag1 Ag1 Cl1 Na1 NO3 एकदम पूरा संतुलित है। तो यहाँ पे हमारा AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, यह हमारा किस रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो कहने का मतलब अवक्षेप जो बनते हैं, तो इनके लिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कहीं भी हो, लाइफ टाइम यदि आप केमिस्ट्री को लेकर कहीं भी बैठिएगा तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको याद रखिएगा। अवक्षेप का बनना कहेगा क्या, कोई ऐसा रासायनिक समीकरण दर्शाए जिसमें यह क्लियर हो रहा होगा कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट AgNO3 डाला जाए तो अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होगा। इस तरह से और ढेर सारे तरीके से पूछ सकता है। ठीक से एक बार फिर से देख लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डाला जाता है तो डालने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप AgCl जो प्राप्त होते हैं, AgCl यह आपको अवक्षेप के रूप में, मतलब अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं और यह ठोस सफेद दही जैसा रवेदार रूप में पात्र में नीचे बैठ जाता है और इसके साथ NONA3 घोल के रूप में ऊपर रहते हैं। आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर में आपको दिया हुआ प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहा है जिसमें आपको पात्र में आपको NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। जब इसमें मतलब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के फलस्वरूप इस पात्र में सबसे नीचे जो आपको दाने दाने रूप में दिख रहा है ठोस रवा के रूप में, वो हमारा अवक्षेप है। किसका, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का वो अवक्षेप है, वही अवक्षेप के रूप में आपको फिगर में दिख रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है रंग परिवर्तन, चेंज इन कलर। यह भी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ढेर सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो रासायनिक के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप कलर में चेंज कर देता है। ठीक, आइए देखते हैं और इनका एग्जाम्पल आप ढेर देखे होंगे। वो
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल क्षार, ये सब कैसे होता है? ये सब इसी के अंतर्गत आता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन करने वाले गुण के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं रंग परिवर्तन, चेंज इन कलर। तो क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता रहे हैं, बड़ी मस्त एग्जाम्पल है। जब पोटासियम डाइक्रोमेट के नारंगी घोल में, पोटासियम डाइक्रोमेट का घोल जो होगा कैसा होगा? नारंगी होगा। जान लीजिए, घोल में जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को प्रवाहित करेंगे, SO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा? SO2 गैस प्रवाहित करने पर विलयन के नारंगी घोल, जो कि विलयन पहले नारंगी घोल में था, जैसे ही SO2 गैस उसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह नारंगी रंग से हरे रंग में, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब पोटासियम डाइक्रोमेट के नारंगी घोल में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो यह घोल जो पहले नारंगी था अब कैसा हो गया? हरा हो गया। इसी तरह से और सब ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों को चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये भी एग्जाम्पल आपको रंग परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। और ये चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने वाला क्वेश्चन तो पीछा नहीं छोड़ेगा, पूछते रहेगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जब चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा तो खोजने नहीं जाना है, उसमें थोड़ा सा सांस भर देना है, क्योंकि हम लोग सांस में CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जब चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने के जल का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। वो भी इन्हीं के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, 4 नंबर। क्या कह रहा है 4 नंबर? 4 नंबर पॉइंट आपका क्या रहा है कि ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं? तो ताप में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, आपको मान लीजिए, हाँ बहुत अच्छा, हम लोग कभी कभी दिवाली के टाइम में, खास करके दिवाली के टाइम में हमारे यहाँ जो छोटे छोटे घर होते हैं उसमें क्या करते हैं? तो हम लोग पुताई करते हैं, चूने से क्या करते हैं? पुताई करते हैं, उनको पेंट करते हैं, रंगते हैं। तो होता क्या है, जब मार्केट से हम चूना लाते हैं तो उसको एक पात्र में यानी कि बाल्टी में रख देते हैं, ऊपर से उनमें क्या करते हैं? चूना डाल देते हैं। ऊपर से जैसे ही पानी देते हैं तो पहले वो पूरा उबलने लगता है, उबलने के साथ साथ वो पूरे पानी को क्या करता है? चूना अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और जिस पात्र में हम ये सब बनाते हैं घोल, उसको थोड़ा सा टच करते हैं तो बहुत हीट उत्पन्न होता है, हम लोग पक जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है इन्हीं के अंतर्गत आता है। चलिए इनको समीकरण के रूप में देखते हैं। तो समीकरण के रूप में क्या होता है? जब कली चूना को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं, कली चूना को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। कली चूना का हो गया CaOH, जल का हो गया H2O। जब इन्हें अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 प्लस उष्मा। उष्मा क्या होती है? इससे उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम देख लिए कि ताप में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। अब हमारा 5वां विशेषता, लास्ट विशेषता है भौतिक परिवर्तन। हमने आपको पहले ही बताया था भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसी स्थिति जब अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था कहने का मतलब हो गया वो ठोस से द्रव में अथवा द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं या पुनः द्रव से सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिसके फलस्वरूप इनमें इनके भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं, आकार में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जब मोमबत्ती को जलाते हैं, एक कैंडल है, कैंडल को जब जलाते हैं तो कैंडल जलने के पश्चात कुछ मोम प्रकाश, ऊष्मा और वाष्प के रूप में जल के ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है, और कुछ कुछ मोम जो है ऊष्मा पाकर सॉलिड रूप से पिघल के वो नीचे फर्श पे गिरने लगता है। ये क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, मोम जो कि पहले कैंडल में ठोस के रूप में थे, ऊष्मा पाकर वो द्रव्य के रूप में, लिक्विड के रूप में नीचे आ गए होंगे। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई दे रहा। इस मोमबत्ती में आपको ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह से वो जल के वैक्स को ऊपर छोड़ रहा, और उसी में आपको देख रहा है मोम जो है जल जल के पूरा नीचे आ गए हैं, अर्थात ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। चलिए, हम रासायनिक अभिक्रिया पूरा पढ़ लिए हैं। आगे के चैप्टर में हम लोग रासायनिक समीकरण इसके विषय में जानेंगे। थैंक यू।